गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से हमारा नीट का क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है और उस क्रैश कोर्स में मैं थोड़ा सा आप लोगों को बायोलॉजी पढ़ाने वाला हूं और इस बायोलॉजी के इस सेशन में आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी तरीके से हम बहुत ज़्यादा वास्ट नहीं जा रहे हैं, लेकिन अगर जाते भी हैं तो सिर्फ उन टॉपिक्स पर जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और उन इम्पॉर्टेंट पार्ट एस्पेक्ट को ही हम यहाँ पर डील करने वाले हैं। इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट मीन्स कि जैसे कुछ प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन आए हुए हैं और उस प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन के साथ साथ हम उन एस्पेक्ट को भी देखेंगे जो प्रीवियस के साथ साथ जो न्यू ट्रेंड्स बना हुआ है हमारे एग्जामिनेशन का, तो उस एग्ज़ाम में कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं उस पर भी हम फोकस करेंगे, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड बैच ही यहाँ पर लिए हैं। तो एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्लास की वजह से हम उन सारे टॉपिक्स को पहले कवर करना चाहते हैं जो सबसे ज़्यादा जिनमें क्वेश्चंस पूछने की पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। जैसे कि अगर मैं किसी एक सेल की बात करूं, क्योंकि कंप्लीट बायोलॉजी भी कहाँ से स्टार्ट होती है, बायोलॉजी का अगर बेसिक से भी बेसिक्स अगर हम चेक करना चाहें तो सबसे बेसिक जो हमें बचपन से पढ़ाया जा रहा है, जैसे कि हम बात कर रहे हैं सेल की, तो एक्चुअली में ये चैप्टर का सीक्वेंस है ये आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि जैसे जैसे क्योंकि क्लास 11th की बायोलॉजी और 12th की बायोलॉजी के दोनों के चैप्टर्स हमें मिक्स करने हैं, क्योंकि कुछ ऐसा हमने एस्पेक्ट लिया है कि जो जिससे भी रिलेटेड है। जैसे कि अगर हम फर्स्ट चैप्टर सेल पढ़ते हैं तो सेल के साथ साथ उसका ओवरव्यू भी हमें देखना है, तो सेल के साथ साथ इसके ओवरव्यू के साथ सेल डिवीजन, और सेल डिवीजन के बाद इस सेल की कहानी यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। और जैसे ही जब हम सेल डिवीजन देख लेते हैं तो इसमें फिर हमारी लाइफ स्टार्ट होती है, और लाइफ स्टार्ट होने के साथ साथ क्योंकि एक यूनिट सेल की जो यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट जो होगी सेल की, उस स्मॉलेस्ट यूनिट में हम ये देख रहे हैं कि इससे हम क्या बनाते हैं, लाइफ हमारी बनती है। और सेल डिवीजन के साथ साथ हमारी ग्रोथ होती है, ना सिर्फ हमारे हर एक एनिमल की और हर एक प्लांट की, जो भी लिविंग थिंग है जिसमें सेल एग्जिस्ट करता है वो सारी चीज़ें सेल डिवीजन से ही ग्रोथ होंगी। लेकिन सेल डिवीजन की ग्रोथ के साथ साथ जब हम देखते हैं कि इसके आगे जब हम बढ़ते हैं तो सेल डिवीजन के बाद तो एनवायरनमेंट में हमारे चारों तरफ हम ये देखते हैं कि अलग अलग टाइप के हमें एनिमल्स, अलग अलग टाइप के प्लांट्स और प्रोटोजोआ, फंगस, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो एक्चुअली में ये सारी चीज़ें फॉर्म कैसी हुई है ना, और तो फिर सेल किन किन टाइप के हो सकते हैं, सेल के टाइप्स देख सकते हैं, और उसके बाद जब हम इससे आगे बढ़ेंगे तो हमें डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। तो डाइवर्सिटी किस बेसिस पर, डाइवर्सिटी भी सेल के बेसिस पर ही स्टार्ट होती है, जिसमें हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में जब हम बात करते हैं और उनके जीन्स के बारे में बात करेंगे तो डाइवर्सिटी वहाँ से, जिसमें हमारे अलग अलग टाइप की डाइवर्सिटी के जोन्स होंगे। तो हम इस कंप्लीट क्रैश कोर्स में आज चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं सेल, और इसके लिए मैं आप लोगों से थोड़ा सा एक फेवर चाहूँगा। फेवर इस तरीके से कि जब भी आप इस क्लास को देखें तो क्लास के साथ साथ एक बात का ध्यान रखें कि आपकी एनसीईआरटी का आपके पास सामने होना बहुत ज़रूरी है। और एनसीईआरटी की, क्योंकि एनसीईआरटी ही हम ये कह सकते हैं कि एनसीईआरटी सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम ओरिएंटेड पार्ट पूछते हैं, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस, यानी कि अगर मैं कहूँ 80 to 90% क्वेश्चंस हमारे डायरेक्टली एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। तो डायरेक्टली एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। एक्चुअली में ये फर्स्ट क्लास है, इसलिए मैं थोड़ा सा ये इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी अगर हमारे सामने होगी तो उसकी डायरेक्टली लाइंस, अगर मैं किसी पैराग्राफ की बात करूँ, वो पैराग्राफ मैं आपको मेंशन करा दूंगा कि कौन सा पैराग्राफ है, जिसमें पैराग्राफ के साथ साथ वो वैल्यू, वो डेफिनेशंस, वो पॉइंट्स जिसको आप अंडरलाइन करते हुए चलेंगे, और अपना एक नोटबुक में उसे जो मैं एक्स्ट्रा की पॉइंट्स लिखूंगा एनसीईआरटी के अलावा जो भी है वो हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं सेल।
अब सेल में आते हैं तो सेल की क्या डेफिनेशन हो सकती है, इस पर हम बात करते हैं। तो सेल की डेफिनेशन का मतलब है कि हम बात कर भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म या फिर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, क्योंकि सेल का मतलब क्या है कि या तो सेल 1 हो सकते हैं या तो फिर टू या 2 से ज़्यादा। इससे हम क्या समझ में आता है कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें एक ही सेल पाया जाता है, जैसे कि अमीबा। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा ऑर्गेनिज्म हुआ, यूनी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। और सेकेंड पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की हम बात करें तो एक्चुअली में जब हम इनकी डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे तो फर्स्ट डेफिनेशन का मतलब है कि इस डेफिनेशन में लिखा जाएगा कि ये कैसे होते हैं, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, यानी कि इनका एग्जिस्टेंस कैसा होगा, इंडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हम किसकी बात कर रहे हैं, क्या यूनिसेलुलर है या वो मल्टी सेलुलर है, तो हम बात करेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कैसे होते हैं, इनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के साथ साथ इसमें हमें ये देखना है कि ये क्या परफॉर्म करते हैं, तो ये हमारे परफॉर्म करते हैं एसेंशियल फंक्शंस। एसेंशियल फंक्शंस क्या क्या हो सकते हैं, एसेंशियल फंक्शन हो सकते हैं हमारी बॉडी में होने वाली ग्रोथ, सारे एसेंशियल फंक्शन। कैसी ग्रोथ, जैसे मैं किसी भी तरीके से ये बताऊं कि जैसे हमने रेस्पायरेशन किया, रेस्पायरेशन के साथ साथ अगर मैं बात कर रहा हूँ हमारे डाइजेशन की, एब्जॉर्प्शन की, है ना, ब्रेन के फंक्शनिंग की, तो इन सारी चीज़ों में अगर मैं, क्योंकि मेरी ये आदत है हर बार आपको किसके कंपैरिजन में बताने की, ह्यूमन के एस्पेक्ट से, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा स्टार्टिंग से ही बचपन से लेकर आज तक हम सिर्फ ह्यूमन के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, तो इसीलिए हम उसके एग्जाम्पल्स लेंगे तो वो मुझे ज़्यादा कन्वीनियंट लगेगा। ठीक है, और मुझे लगता है कि आपको भी, क्योंकि इस क्लास में जब भी हम बात करेंगे तो एक कंपैरिजन होना चाहिए, किसी भी टॉपिक को पढ़ने के लिए एक कंपैरिजन। अगर हम प्लांट को पढ़ते हैं तो प्लांट के कंपैरिजन में अदर ह्यूमन को, अदर प्लांट्स को रखेंगे, उस प्लांट के कंपैरिजन में अदर एनिमल्स को भी रख सकते हैं। तो अगर मैं सेल की बात करूं तो सेल क्या है, परफॉर्म करेगा हमारे एसेंशियल फंक्शन। तो एसेंशियल फंक्शन के साथ साथ यही एक पार्ट दिखाता है, क्योंकि सेल की वजह से ही हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर भी होगा, क्योंकि सेल का कुछ एक ऐसा पार्ट है, जैसे कि मैं बात करूं सेल वॉल है और सेल मेम्ब्रेन है, तो ये जो प्रोवाइड करती है वो सेल स्ट्रक्चर को प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो ये ऐसा स्ट्रक्चर है, ये फंडामेंटल स्ट्रक्चर है। तो फंडामेंटल स्ट्रक्चर के साथ साथ ये सभी ऑर्गेनिज्म में, इसका मतलब है कि हाँ, ये इंडिपेंडेंस एग्जिस्टेंस करती है, एसेंशियल फंक्शन परफॉर्म करेंगे, और ये इसका शेप, साइज एंड स्ट्रक्चर, यानी कि उसका शेप एंड साइज के बारे में भी, यानी कि इसमें हम बात करें तो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, अगर मैं लिविंग के अलावा नॉन लिविंग की बात करें तो उसमें सेल का एग्जिस्टेंस नहीं होता, वहां हम एटम्स के बारे में पढ़ते हैं, है ना, जैसे लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो ये, इसको हम क्या कहेंगे, तो ये सेल क्या है, एक वर्ड में अगर हमने जानना चाहा तो सेल है फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो सेल की एक डेफिनेशन हमें यहाँ से मिलती है कि किस तरीके से हमें इस बात का ध्यान रखना है कि सेल क्या है। सेल एक फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है। यूनिट मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट, एक सिंगल यूनिट जो कि किसी ऑर्गेनिजम्स में एक सिंगल यूनिट के थ्रू भी हो सकता है, और ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जिसमें, जैसे कि ह्यूमन की बात कर रहे हैं, प्लांट्स की बात करते हैं, तो वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। मैं यहाँ पर इसलिए थोड़ा सा रुककर बात कर रहा हूँ क्योंकि ये डेफिनेशंस के बारे में अलग अलग हमें एग्जाम में पूछा जाएगा। किस तरीके से एग्जाम में पूछा जाएगा, इनके कि इन्होंने डिस्कवरी के अकॉर्डिंगली इन्हें क्वेश्चंस में आते हैं कि किस
डिस्कवरी के अकॉर्डिंगली आते हैं, ठीक है। तो डिस्कवरी किसने की थी, क्योंकि ये सेल तो हैं, ये हमने अभी ये जाना है इसकी डेफिनेशन के बारे में, लेकिन ये सेल आए कहाँ से? तो ये सेल आए हैं हमारे किसी न किसी साइंटिस्ट ने इन्हें सबसे पहले डिस्कवर किया है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूं। कहानी क्या है कि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है, अच्छा नाम पहले मैं बाद में बताता हूं, ठीक है। तो एक साइंटिस्ट थे और वो साइंटिस्ट क्या करते थे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ साथ कुछ दूसरे सब्जेक्ट्स में भी उनकी थोड़ा सा इंटरेस्ट था। इसीलिए एक दिन क्या होता है कि वो घूमते हुए कहाँ जा रहे होते हैं, घूमते घूमते किसी तालाब के किनारे पहुंचते हैं, पॉन्ड जिसे हम पॉन्ड कहते हैं। तो तालाब के किनारे पहुंचते हैं और वहां पर उन्होंने कुछ देखा। क्या देखा कि वहां पर कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं, यानी कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जो वाटर के अंदर घूम रहे हैं। तो वाटर के अंदर घूम रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया कि वाटर की कुछ ड्रॉप्स लेकर आए, है ना, और वाटर ड्रॉप्स को लेकर आने के बाद उन्होंने क्या देखा कि उसके अंदर कुछ तो है जो मूविंग है। मूविंग मतलब चल फिर सकता है, यानी कि अंदर फ्लोट कर रहा होता है वाटर के अंदर। तो अगर कुछ वो मूविंग पार्टिकल्स देख रहे हैं, मूविंग पार्टिकल की बात कर रहे हैं, तो मूविंग पार्टिकल ही वो सेल था। लेकिन उन्हें पता कैसे चला, क्योंकि इनका नाम है ल्यूवेनहॉक, ठीक है। तो ये जो ल्यूवेनहॉक साहब थे, इनका नाम है एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक। तो एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक ने कहा देखा, पॉन्ड में, पॉन्ड वाटर, है ना, मैं पूरा नाम वॉन ल्यूवेनहॉक। तो एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने देखा कि कुछ वाटर की ड्रॉप्स में मूविंग पार्टिकल्स घूम रहे हैं, है ना। अगर मूविंग पार्टिकल्स हैं, जिनको उन्होंने अब सेल नाम दिया, ठीक है। और यही सेल कहां से उन्होंने देखा, ये सेल देखने के लिए उनके पास था एक माइक्रोस्कोप। तो ये माइक्रोस्कोप इतना पुराना नहीं है। एक्चुअली में मैं बात कर रहा हूं एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक की, और ये जो माइक्रोस्कोप है एक्चुअली में ये इन्होंने ही बनाया था। तो इसे मैं ये कह सकता हूं कि ये क्या है, सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप। तो सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप में ही देखा, क्योंकि अगर किसी सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप, इसका मतलब है कि माइक्रोस्कोप की भी डिस्कवरी किसने की, एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक ने। तो एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक ने माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी की है, इसीलिए इन्हें हम फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहते हैं, ठीक है। तो अगर देखो, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन, एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक। कहां पर देखा उन्होंने, पॉन्ड वाटर में वाटर की ड्रॉप्स के साथ कुछ मूविंग पार्टिकल्स देखे, और जिसको उन्होंने सेल कहा। लेकिन इस बारे में अगर मैं ये बात करूं, तो ये मूविंग पार्टिकल हैं, इसका मतलब कोई भी चीज मूव कब करती है, जब वो लिविंग हो, है ना। तो जब लिविंग पार्टिकल है, इसका मतलब है कि ये कैसा रहा होगा, कौन सी सेल रहा होगा, लिविंग सेल। तो क्वेश्चन यहां पर फॉर्म होता है कि ऐसे कौन से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने फर्स्ट डिस्कवरी की थी लिविंग सेल की। लिविंग सेल के साथ साथ मैं सेकेंडली बात करूंगा हमारे डेड सेल की, क्योंकि लिविंग सेल और डेड सेल में भी डिफरेंस होगा। डेड सेल क्या होगा, मूविंग पार्टिकल नहीं होंगे, ठीक है। तो अगर मैं इस सेल की बात करूं जो मूविंग था, इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि हमारी बॉडी में आरबीसीज होती हैं, है ना। आरबीसीज भी कैसी हैं, मूविंग है। बैक्टीरिया भी हम देखें तो बैक्टीरिया भी हमें दिखाई तो नहीं देते, क्योंकि इतने छोटे होने के बाद भी एक्चुअली में ये क्या है, एक सेल का ही पार्ट है। बैक्टीरिया के बाद प्रोटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ, सारी वैल्यूज, सारे एग्जांपल्स हम यहां पर ले सकते हैं। प्रोटोजोआ,
स्पर्मेटोजोआ, ये ठीक है। तो स्पर्मेटोजोआ एंड प्रोटोजोआ की हम बात कर रहे हैं। बैक्टीरिया, आरबीसीज, ये सारे क्या हैं? लिविंग सेल हैं। और अगर मैं इन लिविंग सेल की बात कर रहा था तो इस लिविंग सेल में तो इन्होंने किसने देखा? एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक ने। लेकिन हम जब डेड सेल की बात करते हैं तो डेड सेल को सबसे पहले देखा रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक, क्योंकि कुछ अलग अलग साइंटिस्ट हैं जिसमें तुम्हें कंफ्यूजन हो सकता है कि रॉबर्ट हुक हैं, रॉबर्ट ब्राउन हैं, है ना। तो अलग अलग साइंटिस्ट में कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। सबसे पहले ये देखना है कि ये नियरली है। सबसे पहले हमें क्या देखना है कि एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक लिविंग सेल, देन फर्स्ट डेड सेल, और डेड सेल कॉर्क सेल में। कॉर्क हो गए। कॉर्क का मतलब होता है जो पेड़ की छाल होती है ना, किसी भी ट्री के ऊपर वाला जो सरफेस होता है जिसे हम एपिडर्मिस भी कहते हैं, आउटर लेयर, है ना। तो जो आउटर लेयर है वो कितनी रिजिड होती है, हम देखते हैं हमेशा से कि कितनी रिजिड होती है। वो रिजिड क्यों होती है? क्योंकि वो सेल डेड हो चुकी है ना। और ये जो कॉर्क है, जब उन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा तो ये कैसा इनका स्ट्रक्चर दिखाई दिया? हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, इन्होंने भी इसे किसे देखा? माइक्रोस्कोप में। तो ये कैसा था? डेड सेल था। तो इन इतनी बातों को ध्यान में रखते हुए अब हम आगे बढ़ेंगे। एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक के बाद अगर हम इस बारे में, तो हमें पता ही है, हमें बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि क्या एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक और डेड सेल इसमें देखा रॉबर्ट हुक ने, लेकिन क्या इसमें न्यूक्लियस था? यानी कि माइक्रोस्कोप के अंदर देखना है हमें। तो माइक्रोस्कोप के अंदर देखने के बाद भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तक की उस समय डिस्कवरी नहीं हुई थी। तो कुछ समय के बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में भी हमने क्या देखा कि न्यूक्लियस को भी डिस्कवर किया। तो न्यूक्लियस, एक और साइंटिस्ट थे जिन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया, जिनका नाम है रॉबर्ट ब्राउन। तो जो रॉबर्ट ब्राउन और रॉबर्ट हुक में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि रॉबर्ट हुक ने डेड सेल में देखा और रॉबर्ट ब्राउन ने किस में देखा? हमारे न्यूक्लियस को इन्होंने डिस्कवर किया था, है ना। किसके अंदर? माइक्रोस्कोप के अंदर, क्योंकि ये बहुत क्या है, छोटी छोटी चीजें होती हैं। अब इसके बाद एक दो साइंटिस्ट का और नाम लूंगा, जैसे मैं बात कर रहा हूं सेल्डन की, और सेल्डन के साथ साथ सेचुआन की। तो सेल्डन एंड सेचुआन जो थे, एक सेल्डन थे जो कि एक जर्मन बॉटनिस्ट थे, है ना। तो जर्मन बॉटनिस्ट थे, इन्होंने प्लांट सेल में ऑब्जर्वेशन किए सेल के अकॉर्डिंगली। और एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे जिसे हम सेल्डन के साथ साथ किसे क्या क्या नाम देते हैं, अभी मैंने बताया कि सेल्डन एंड सेचुआन। तो ये दोनों साइंटिस्ट थे। अब इन्होंने अलग अलग थ्योरी दी हैं हमारे सेल के विषय में। किसमें? क्योंकि एक जो जूलॉजिस्ट थे, इस बात का ध्यान रखना है कि जो जूलॉजिस्ट थे उन्होंने प्लांट सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्कवर किया था, ठीक है। तो प्लांट सेल में उन्होंने डिस्कवरीज की। और अगर जो जूलॉजिस्ट की, जिनकी बॉटनिस्ट की बात कर रहा हूं, वो कहाँ पर थे? वो एनिमल सेल में इन्होंने डिस्कवरी की, ठीक है। तो इन्होंने दो, और ये जब हम इनकी बात करते हैं सेल्डन एंड सेचुआन की, तो सेल्डन एंड सेचुआन ने क्या दिया है? हमारी सेल थ्योरीज। सेल थ्योरीज, क्योंकि ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने तो सेल को डिस्कवर किया था, लेकिन डिस्कवरी के बाद इनके अंदर क्या होता है, कैसे फंक्शंस परफॉर्म होते हैं, और ये कहाँ से आए हुए हैं, यानी कि इस बारे में हम बात कर रहे थे। सेल्डन एंड सेचुआन ने दो बार, मतलब दोनों ने मिलकर एक थ्योरी दी, और उस थ्योरी में ये बताया गया कि सेल जो है हर एक न्यू सेल से फॉर्म होते हैं, लेकिन नए सेल से फॉर्म होने के लिए 1955 के समथिंग रोडोल्फ विर्चू ने, देखो इसे हम कुछ भी पढ़ सकते हैं, ये सबके अपना अपना पढ़ने का तरीका होता है, कि रोडोल्फ वर्चाव जो हैं या रोडोल्फ विर्चू हैं, इन्होंने एक स्पेसिफिक लाइन दी थी। आप लोग एनसीईआरटी को खोलकर अगर रखे होंगे तो सामने उसमें मेंशन होगा ओमिनिस सेलुला ई सेलुला, ओमिनिस सेलुला ई सेलुला,
इस टैग लाइन को हमेशा याद रखना है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्या? ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ये एक्चुअली में है क्या? ये ओमनिस सेलुला ई सेलुला का मतलब है कि हर एक सेल हमारे एक प्री एग्जिस्टिंग सेल के साथ ही आता है, ठीक है। और ये क्या बने होते हैं? तो ओमनिस सेलुला इस हर एक प्री एग्जिस्टिंग सेल के साथ आता है, और मॉडर्न सेल थ्योरी भी इन तीनों ने मिलकर ही दी। किसने? रोडोल्फ वर्चाउ ने, सेल्डन ने एंड सेचुआन ने। सेल्डन को कई बार हम लेडन भी पढ़ते हैं, है ना। तो ये बोलने का तरीका है, उनके स्पेलिंग में थोड़ा सा, क्योंकि देखो या तो हम इन्हें लेडन पढ़ सकते हैं या तो सेल्डन पढ़ सकते हैं। जनरली हम लेडन पढ़ते हैं, और लेडन एंड सेचुआन। तो लेडन एंड सेचुआन दो अलग अलग साइंटिस्ट हैं, इन्होंने डिस्कवरी की थी, और डिस्कवरी के साथ साथ दोनों ने मिलकर सेल थ्योरी भी दी, ठीक है। तो अब सेल थ्योरी के साथ साथ अब हम ये बात कर रहे हैं कि रोडोल्फ विर्चाउ ने ओमनिस सेलुला ई सेलुला बताया, यानी कि हर एक सेल हमारे प्री एग्जिस्टिंग सेल के साथ से ही बनता है। जैसे कि अगर एक सेल है तो उसका डिवीजन होगा दो अदर सेल में, तो ये आया ना प्री एग्जिस्टिंग सेल के साथ, यानी कि कोई ना कोई सेल पहले से एग्जिस्ट कर रहा होगा, जिसके डिवीजन से ही हमारे न्यू सेल फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो इन्होंने इन सभी ने मिलकर थ्योरी कैसे बनाई कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स तो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैसे हैं? सेल से बने हुए हैं, आर कंपोज्ड फ्रॉम सेल, है ना, कंपोज्ड ऑफ सेल। तो कंपोज्ड ऑफ सेल यानी सेल से सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स बने हुए हैं, और ये क्या करते हैं? सेल्स के साथ साथ ये प्रोड्यूस भी क्या करेंगे? सेल ही करते हैं, है ना, प्रोड्यूस सेल। तो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेल से बने हुए हैं, और ये प्रोड्यूस भी सेल से करेंगे, और ये एक हमेशा प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनते हैं। तो इन दोनों डेफिनेशन को मिलाकर अगर आपसे पूछा जाए कि मॉडर्न सेल थ्योरी की डेफिनेशंस क्या होगी, तो इसी को हम मॉडर्न सेल थ्योरी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो जो मॉडर्न सेल थ्योरी है एक्चुअली में और कुछ नहीं है, मॉडर्न सेल थ्योरी सिर्फ यही है कि ओमनिस सेलुला ई सेलुला, दैट मीन्स हर एक सेल हमारे प्री एग्जिस्टिंग सेल से बना हुआ है, और सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेल के कंपोजिशन है। ये सारी चीजें आपको एनसीईआरटी की लाइंस डायरेक्टली आती हैं एग्जामिनेशन में, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। अब एक बात बताओ मुझे कि ये हमने सेल के बारे में तो हमने बात की कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैसे हैं? सेल से बने हुए हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं, क्योंकि एक आइडियल सेल के बारे में बात करूं तो जब ये डिस्कवरीज हो रही थी, इसका मतलब है कि उस डिस्कवरी में कुछ ऐसे जो थे जिनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट था या नहीं था। तो इसमें सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हम बात कर रहे थे न्यूक्लियस की भी, ठीक है। न्यूक्लियस के साथ साथ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के भी, कि ये लिविंग भी होंगे, है ना, न्यूक्लियस भी होगा, लिविंग भी होगा, और ये फ्री भी होंगे, और सिंगल नहीं है, यानी कि ये सारे मल्टी सेलुलर भी हैं, मल्टी सेलुलर। तो ये एक आइडियल डेफिनेशन कुछ इस तरीके से बनाई गई थी। इसी की वजह से हमारे पास कुछ एक्सेप्शंस भी आ गए। एक्सेप्शंस यानी कि एक आइडियल सेल थ्योरी के अकॉर्डिंगली कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जिसके बारे में हम बात करते हैं, और वो क्या है? एक एक्सेप्शन है हमारी किसके लिए? एक्सेप्शंस फॉर सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी के लिए एक्सेप्शन क्या हो सकता है? जैसे बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या होता है? बैक्टीरिया एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, लेकिन इसके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। और किसके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता? अगर मैं बात करूं आरबीसीज की, इनके पास भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। यानी कि अगर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है तो आरबीसीज को हम क्या कहते हैं? ये कैसे हैं? सिंगल न्यूक्लियस हैं, या फिर मैं ये कह सकता हूं कि ई न्यूक्लिएटेड होते हैं। ई न्यूक्लिएटेड का मतलब कि इसके पास सेल तो प्रेजेंट है लेकिन न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है। आरबीसी में आफ्टर मैच्योरेशन न्यूक्लियस डीजनरेट हो जाता है, ठीक है। आरबीसी के साथ हम इसमें एक एग्जांपल और लिख सकते हैं सीप ट्यूब्स का। तो सीप ट्यूब्स भी कैसे होते हैं? ई न्यूक्लिएटेड होंगे। सीप ट्यूब्स के बाद
अगर एक और एग्जाम्पल लिखना चाहो तो राइजोपस, ठीक है। अब राइजोपस में तो अब देखो मैंने यहाँ पर कहा कि हम पढ़ रहे थे मल्टी सेल्यूलर, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि न्यूक्लियस तो या तो एक प्रेजेंट होगा, तो कितने होंगे, एक ही होंगे, या एक से ज्यादा हो सकते हैं। ये अभी तक हमने सेल थ्योरी में डिस्कवर नहीं किया था, इसलिए राइजोपस इसका एक एक्सेप्शन होगा, जो कैसा है, एक मल्टी न्यूक्लिएटेड, ठीक है। तो मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर, तो ये एग्जांपल्स आपके डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सेल थ्योरी के अकॉर्डिंगली हमारे कौन कौन से ऐसे सेल हैं जो एक्सेप्शन हैं, जैसे बैक्टीरिया, आरबीसी, सीव ट्यूब्स, राइजोपस एटसेट्रा, ठीक है। इसमें हम वायरस को भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो वायरस, क्योंकि वायरस को हम लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं मानते हैं, क्योंकि ये हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तभी ये एक्टिव हो पाता है, उससे पहले वायरस एग्जाम्पल वायरस को हम नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर एग्जाम्पल अगर ये कंप्लीट हो गया है, तो इसके बाद हम कुछ ऐसी चीजें देखते हैं कि कुछ सेल के कुछ अलग अलग टाइप हैं, जिसके एग्जाम में डायरेक्टली क्या क्या क्वेश्चन मिलेंगे कि सबसे बड़ा सेल क्या होता है, सबसे छोटा सेल होता है, ठीक है, उसके टाइप्स क्या क्या हैं, यानी कि हम कुछ सेल के टाइप्स पढ़ने वाले हैं और उनके फीचर्स, शेप एंड साइज के बारे में, ठीक है। जैसे मैं एक तरफ लिखूंगा हमारे सेल टाइप, और सेल टाइप के साथ साथ मैं उसके फीचर लिखने वाला हूं। फीचर दैट मीन्स उसका साइज एंड शेप। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पीपीएलओ की, ठीक है। पीपीएलओ आप लोग जानते ही होंगे, इसी को हम माइकोप्लाज्मा कहते हैं, माइकोप्लाज्मा, ठीक है। हम सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस पे बात कर रहे हैं जो एग्जाम में छोटी छोटी चीजें हैं जो पूछी जाती हैं, ठीक है। अगर हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, लेकिन इसमें ये ध्यान में रखना है कि ये एग्जाम ओरिएंटेड पार्ट है, और एग्जाम ओरिएंटेड पार्ट में इस सेक्शन से कई बार क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, और हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम पर भी, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो पीपीएलओ जो माइकोप्लाज्मा होता है, इसे हम स्मॉलेस्ट सेल कहते हैं, ठीक है, स्मॉलेस्ट सेल। और इसकी क्या होगी, अगर स्मॉलेस्ट सेल है तो लेंथ हमको पता होनी चाहिए, तो इसे हम कहते हैं 0.3 म्यू एम, ठीक है, यानी कि इसकी लेंथ कितनी होगी, 0.3 म्यू एम की। अब तुम्हें कई जगह तुम्हें क्या देखने को मिलेगा, 0.1 भी देखने को मिल सकता है, 0.2 भी मिल सकता है, तो वो एक हम रेंज की बात करते हैं कि 0.1 से लेकर 0.3 के बीच में ही इसकी मैक्सिमम लेंथ होती है, इसलिए हम स्मॉलेस्ट सेल कहते हैं। स्मॉलेस्ट सेल के बाद इसमें इससे बड़ा भी है, जिसे हम कहते हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया तुम्हें हर जगह देखने को मिलेगा। तो जब हम बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, तो बैक्टीरिया की साइज क्या हो सकती है, 3 से लेकर 5 म्यू एम तक, है ना, और ये एक एवरेज साइज है, इससे छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, यानी कि मैक्सिमम 5 म्यू एम तक हमने अभी तक डिस्कवर किया है। एक बात कर रहे हैं थर्ड, ऑस्ट्रिच एग की। अब तुम्हें लगेगा कि ऑस्ट्रिच का एग की बात कर रहे हैं, नहीं, ये एक्चुअली में एग नहीं है, एग की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं उसके गैमीट की, ठीक है। तो ऑस्ट्रिच एग मतलब उसके गैमीट की जब हम बात करते हैं, तो इसीलिए ये एग क्या है, ऑस्ट्रिच को तो हमें पता ही है कि ऑस्ट्रिच क्या है, एक हमारा लार्जेस्ट बर्ड होता है ना, तो ये लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल होता है। तो सिंगल सेल के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, तो ऑस्ट्रिच का एग ही क्या है, सिंगल सेल है। और अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे आरबीसी की, तो आरबीसी के बारे में, क्योंकि ह्यूमन के बारे में भी तो हमें बात करनी है, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, ऑस्ट्रिच, आरबीसी की। तो आरबीसी जो हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 0.7 म्यू एम इसका साइज होता है, ठीक है। साइज का मतलब है कि ये अभी भी डायामीटर के बारे में बात कर रहे हैं हम,
है ना, यानी कि रेडियस तो इसका भी आधा हो जाएगा। और अगर तुमसे पूछा जाए शेप क्या होता है, तो ये होता है बाइकॉनकेव डिस्क शेप। ठीक है, बाइकॉनकेव डिस्क शेप की बात कर रहे हैं तो 0.7 mm उसका साइज, एंड शेप क्या है, शेप क्या है, बाइकॉनकेव डिस्क शेप का होता है। ठीक है, DISC। देन अब हमारी बॉडी के अंदर एक और सेल पाई जाती है जिसे हम लार्जेस्ट नहीं कहते हैं, उसे हम कहते हैं लॉन्गेस्ट सेल। लॉन्गेस्ट सेल आपको याद होगा नर्व सेल होती हैं, नर्व सेल्स। तो जो नर्व सेल्स हैं वो हमारी क्या है, लॉन्गेस्ट सेल पाई जाती हैं। यानी कि अगर दो क्वेश्चन कंफ्यूजन होगा, किसमें, लार्जेस्ट में और लॉन्गेस्ट में, तो लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच का एग माना जाएगा, जो कि एक्चुअली में एग नहीं है, हम बात कर रहे हैं उसके गैमीट की। एंड नर्व सेल्स जो हैं वो लॉन्गेस्ट सेल होती हैं हमारे ह्यूमंस की, और ये कैसी होंगी, हमेशा ब्रांच्ड होंगी। तो सिर्फ इन्हीं दो में क्वेश्चंस में आपको कंफ्यूजन्स क्रिएट करने को मिलता है, जैसे कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए तो। यानी कि अब मैं बात करूं कि इसमें आरबीसीज हैं, न्यूक्लियस हैं, ऑस्ट्रिच हैं, इन सारी सेल्स के बारे में, वाइट ब्लड सेल्स है ना, इसका शेप अलग अलग होता है, कॉलमनर हो सकता है, कॉलमनर के साथ साथ अगर हम देखें ब्रांच स्ट्रक्चर होते हैं, और स्ट्रक्चर के साथ साथ अगर इसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर भी तुम्हें देखने को मिलते हैं, एक सिर्फ ट्यूब के नाम से, ट्यूब के जैसा भी आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। चलो अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अभी तक का क्या है कि अभी हम जब जो सेल के बारे में बात कर रहे थे, तो एक्चुअली में सेल दो टाइप्स के भी हम इस तरीके से पढ़ते हैं। एक होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, और एक होते हैं यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल, और इसके फीचर्स के बेसिस पर हम इसका डिफरेंस देखेंगे। फीचर्स के बेसिस का क्या मतलब है कि प्रोकैरियोटिक सेल का मीन्स क्या होगा और यूकैरियोटिक सेल का मीन्स क्या होगा। यूकैरियोटिक, यू का मतलब होता है क्या, मैं यहां पर कह सकता हूं न्यू। यानी कि अभी जो मॉडर्न सेल्स तो देखने को मिल रहे हैं वो यूकैरियोटिक, और प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, पुराने, है ना। तो जो पुराने सेल्स हैं उसमें हमें क्या देखना है, इसका मतलब पुराने और नए सेल में हमें कुछ इस तरीके से डिफरेंस समझ में आना चाहिए। ये मैं नॉर्मल लैंग्वेज से ही आपको पढ़ाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे जैसे हम जितने इजी वे में हम चीज़ों को समझ पाएँ वो ज़्यादा बेटर होगा। तो सबसे पहले किसी भी सेल को ध्यान में रखते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है, न्यूक्लियस, क्योंकि ये उसका ब्रेन होता है। तो अगर बात करें न्यूक्लियस की, तो क्या प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, तो नहीं। यूकैरियोट में न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, बिल्कुल प्रेजेंट होता है। और अगर मैं बात करूं कि इसके अंदर डीएनए कैसा होता है, क्योंकि इसमें हिस्टोन प्रोटीन के साथ डीएनए जुड़कर मिलता है। कौन सा डीएनए, और ये अगर मैं इसके डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के साथ भी जुड़ा हुआ होगा, और ANT रिच होता है, ANT, जबकि यहां पर GC रिच होगा। कहाँ गया, G&C। GC रिच का मतलब गुआनिन साइटोनिन की बात कर रहे हैं हम। ये हम इनहेरिटेंस में या फिर मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस में पढ़ेंगे कि कॉम्पोजिशंस क्या होते हैं, और उनके कॉम्पोजिशंस के बाद जब हम पढ़ते हैं तो इनके GCAT ये सारे कॉम्पोजिशंस हैं। यानी कि अगर मैं डीएनए की बात करूं तो ये कुछ इस तरीके से लीनियर स्ट्रक्चर होता है, डबल स्टैंडर्ड। लेकिन ये डबल स्टैंडर्ड कैसे होते हैं, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है। तो सर्कुलर किसकी बात कर रहे हैं हम, न्यूक्लियोइड की बात करें तो जो इसका न्यूक्लियोइड होता है डबल स्टैंडर्ड और सर्कुलर, और ये डबल स्टैंडर्ड न्यूक्लिएटेड होता है। लेकिन अगर मैं डबल स्टैंडर्ड लीनियर होगा, ठीक है। और ये कैसे होते हैं, इन्हें हम नेक्ड सेल भी कह सकते हैं, ठीक है।
तो ये नेक्स्ट सेल या फिर सेल के अंदर पाया जाने वाला ये एक प्रकार का डीएनए है, ठीक है। तो ये नेक्ड डीएनए होते हैं, जबकि इसके ऊपर हमें बहुत सारी कवरिंग देखने को मिलेंगी। अगर कवरिंग देखने को मिलेंगे दैट मीन्स उसका एक प्रकार से कॉम्बिनेशंस अलग अलग हो सकते हैं। न्यूक्लियस के बाद अगर मैं साइज के बारे में बात करूं तो साइज प्रोकैरियोट के स्मॉल होंगे और ये लार्जर होंगे एज कंपेयर टू प्रोकैरियोटिक सेल। क्या इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है? हाँ, सेल वॉल अगर मैं देखूं तो यूकैरियोट्स में प्रेजेंट हो सकती है और प्रोकैरियोट्स में भी प्रेजेंट हो सकती है, लेकिन सेल वॉल के किस चीज की बनी होती है? सभी को पता है, पेप्टिडोग्लाइकेन की। पेप्टिडोग्लाइकेन एक्चुअली में ये जब हम बात कर रहे हैं बैक्टीरियल सेल, हम बायोडाइवर्सिटी में एक बार फिर से पढ़ेंगे, तो पेप्टिडोग्लाइकेन का एक कंप्लीट स्ट्रक्चर भी है हमारे साथ, जिसको एग्जाम में पूछा जाता है मल्टीपल टाइम्स, जिसकी सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन की होती है। जबकि यूकैरियोट सेल में मैक्सिमम टाइम हम इसकी सेल्यूलोज को देखते हैं। तो सेल्यूलोज को, अगर सेल्यूलोज के बारे में बात करें तो एक और है फंगस। फंगस में अगर मैं बात करूं तो ये सेल्यूलोज की प्रेजेंट होगी, और प्लांट के बारे में बात करें, फंगस में जो होती है सेल्यूलोज की होती है, और प्लांट में किस चीज की होगी? काइटिन की बनी होती है, ठीक है। तो अब कुछ इस तरीके से आपको डिफरेंशिएट करना है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के अंदर। इसमें और भी फीचर्स हम देख सकते हैं, जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। अगर मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, कैसे है, तो ये इसमें ना जाऊं, क्यों? क्योंकि ये इतनी चीजें तो मुझे लगता है कि आपको अंडरस्टूड होंगी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सेमी परमिएबल लेयर होती है हमारे सेल की। इसमें हमें बहुत सारी चीजें देखनी है कि फोटोसिंथेटिक अपैरेटेंस होता है या नहीं। फोटोसिंथेटिक अपैरेटेंस, फोटोसिंथेटिक अपैरेटेंस के साथ साथ इसमें क्या सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं या नहीं। अब बहुत लोग बोलते हैं कि सेल ऑर्गेनेलीज प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट नहीं होती हैं। एक्चुअली में ऐसा नहीं है। सेल ऑर्गेनेलीज किस में प्रेजेंट होंगी? प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट तो होती हैं, लेकिन वो कैसी होंगी? इसमें उनके चारों तरफ क्या प्रेजेंट नहीं होते हैं? उनके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट नहीं होती हैं, यानी कि मेम्ब्रेन से किसी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होंगी। इसमें और भी होंगे, वैक्यूल्स भी होते हैं। तो क्या अब हम बात कि वैक्यूल्स कौन से टाइप के हो सकते हैं? तो प्रोकैरियोट में 70S टाइप के होंगे, जबकि इसमें 80S टाइप के हो सकते हैं। फोटोसिंथेटिक अपैरेटेंस की बात करें तो यहां पर प्लांट सेल में जब हम बात करें तो क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट, जबकि यहां पर क्रोमैटोफोर। अगर आपको राइटिंग समझ में नहीं आ रही है तो मैं बार बार इसे रिपीट कर रहा हूं, इसे ध्यान से सुनिएगा। यहां पर प्रेजेंट होगा क्रोमैटोफोर और यहां पर प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेटिक कराता है, लेकिन यहां पर कैसे एंजाइम होते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, जो अगर मैं जैसे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करूं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोकैरियोट सेल में अंदर की तरफ धंस जाती है और इसी में प्रेजेंट होते हैं क्रोमैटोफोर जो फोटोसिंथेटिक होंगे, ठीक है। और इनके साथ साथ अगर मैं आपसे बात करूं कि ये तो मैं बात कर रहा था राइबोसोम्स की, 70S टाइप के, सॉरी वैक्यूल्स में लिख दिया मैंने, राइबोसोम्स ये होते हैं राइबोसोम्स। 70S टाइप के राइबोसोम्स होते हैं और यहाँ 80S, यहाँ पर 70S भी हो सकते हैं। तो 70S और 80S दोनों टाइप के राइबोसोम्स हमें यूकैरियोट्स में देखने को मिलेंगे। इनके साथ साथ आपको बात कर रहे थे हम वैक्यूल्स की। तो वैक्यूल्स हम जब देखते हैं तो यूकैरियोट सेल्स जो होते हैं, अगर हमें ह्यूमन सेल की बात करें तो ह्यूमन सेल में हम देखते हैं कि जो वैक्यूल्स होता है वो बहुत छोटे होते हैं और कम होते हैं साइज में। लेकिन अगर मैं प्लांट सेल में यूकैरियोट्स में देखूं तो ये 90% एरिया तक कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर इसमें पूछा जाए कि ये सैप वैक्यूल्स होते हैं क्या?
सेफ वैक्यूल्स मतलब इसमें फूड मटेरियल्स प्रेजेंट होंगे। तो वैक्यूल्स मतलब यहाँ पर सेफ वैक्यूल प्रेजेंट नहीं होते हैं, यानी कि प्रोकैरियोट में सेफ वैक्यूल्स की जरूरत नहीं है, जबकि यहाँ पर सेफ वैक्यूल्स प्रेजेंट हैं। जैसे कि हम बात कर रहे थे प्लांट सेल में 50 से लेकर और 90% तक का एरिया हमें न्यूक्लियस को साइड में कर देता है, जबकि एनिमल सेल में ये सारी चीजें ऐसा नहीं होता है। एनिमल सेल में आपको वैक्यूल्स थोड़ा सा कम साइज में दिखाई देंगे और वहां पर सेंटर में न्यूक्लियस होता है, जबकि प्लांट सेल में उसने क्या किया कि इस सेफ वैक्यूल को इसका ज़्यादा अमाउंट होने की वजह से न्यूक्लियस को भी उसने साइड में कर दिया। आप अपने एनसीईआरटी की बुक में देखेंगे तो वैक्यूल्स, जब हम प्लांट सेल के बारे में बात करते हैं उसमें वैक्यूल्स का साइज बहुत बड़ा होता है, ठीक है, और एनिमल सेल में थोड़ा सा छोटा रहेगा। अब इसके बारे में कुछ और फीचर्स देख लेते हैं। कितने फीचर्स हो गए, जैसे कि न्यूक्लियस के बारे में बात की, साइज, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फोटोसिंथेटिक अपैरेटेंस, सेल ऑर्गेनेलीज। सेल ऑर्गेनेलीज यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होती हैं, ऐसा नहीं है, यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं लेकिन मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होंगी, जबकि यहाँ पर कैसी होती हैं, मेम्ब्रेन बाउंड। कुछ एक्सेप्शंस हैं जो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते हैं, ठीक है। 7th में हमने देखा राइबोसोम्स एंड 8 हमने देखा वैक्यूल्स। तो ये डिफरेंस हमें पता होने चाहिए। डिफरेंस के साथ साथ अगर मैं बात करूं कि इसमें सेक्सुअलिटी की, फ्लैजिला की, प्लाज्मिड पिलाई की, ठीक है, तो ये सारी चीजें और भी हो सकती हैं, जिसमें अगर मैं पिलाई के बारे में बात करूं तो क्या प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं? हाँ, प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होंगे। और यूकैरियोट सेल में सेफ वैक्यूल्स प्रेजेंट, प्लाज्मिड पिलाई जो होंगे वो एब्सेंट होते हैं, ठीक है। प्लाज्मिड एंड पिलाई की बात कर रहा हूँ, प्लाज्मिड अलग है, ठीक है, और पिलाई अलग एक पार्ट है। और फ्लैजिला, जिसमें कि अगर एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि 9+2 अरेंजमेंट होता है। तो 9+2 अरेंजमेंट प्रोकैरियोट सेल में नहीं पाया जाता है, जिसके बारे में किसकी 9+2 अरेंजमेंट है, ये बात कर रहा हूं मैं फ्लैजिला की, ठीक है। तो इसमें 9+2 अरेंजमेंट नहीं पाया जाता है, जबकि यूकैरियोट सेल में ये प्रेजेंट होता है। तो इन सारे डिफरेंसेस के बाद हमें ये समझ में आ गया होगा कि प्रोकैरियोट सेल और यूकैरियोट सेल क्या होते हैं, ठीक है। इसमें हम अलग अलग तरीके से देख सकते हैं कि प्रोकैरियोट सेल में इसकी सेल साइकिल कितनी होती है। तो सेल साइकिल के बेसिस पर अगर मैं बात करूं तो ये 20 से लेकर 60 मिनट तक प्रोकैरियोट्स के होते हैं, क्योंकि ये साइज में भी छोटे होते हैं। लेकिन यूकैरियोट्स के बारे में बात करूं तो ये इट टेक्स 12 to 24 आवर्स, 12 से लेकर 24 आवर्स तक के हो सकते हैं। इसमें सेंट्रियोल क्या होता है, प्रोकैरियोट में सेंट्रियोल एब्सेंट होगा और यहाँ पर प्रेजेंट होता। तो मुझे यहाँ पर प्रेजेंट होता है, किसकी बारे में बात कर रहे हैं हम, सेंट्रियोल की। तो यहाँ पर एब्सेंट है, यहाँ प्रेजेंट। एक्सेप्शन है, प्लांट में प्रेजेंट नहीं होता है। कौन? सेंट्रियोल। तो जब भी आप ये बोर्ड से लिखें तो एक्चुअली में ये मैंने सिस्टमैटिक वे में नहीं लिख पाया हूँ, लेकिन आपको मेरी बातों को सुनकर धीरे धीरे एक एक पॉइंट नोट करना है। ये एग्जाम ओरिएंटेड है, इसीलिए मैंने अब बात की है। एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। एग्जाम्पल में प्रोकैरियोट्स में क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, साइनोबैक्टीरिया हो सकता है, पीपीएलओ अभी हमने देखा जिसे हमने माइकोप्लाज्मा कहा, और इसमें सारे प्लांट एंड एनिमल्स को हम यूकैरियोट में काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करें, एक स्ट्रक्चर बनाकर देख लें, क्योंकि अब हम इस प्रोकैरियोट को थोड़ा सा डिटेल में लेकर जाएंगे। डिटेल में मतलब कि हमें उसका एक नॉर्मल स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, क्या इसमें प्रेजेंट है और क्या हो सकता है और क्या चीज़ें
नहीं हो सकती हैं और किन किन चीज़ों के फॉर्मूले से ये बनता है। अगर मैं बात करूं एक प्रोकैरियोटिक सेल की, प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल में सबसे पहले होती है सेल वॉल। तो क्या इसमें सेल वॉल होगी या नहीं? तो हाँ होती है। सेल वॉल के बारे में बात करें तो ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, एक होती है सेल वॉल, और सेल वॉल के ऊपर ये एक और स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्या कहते हैं, सेल वॉल की थर्ड लेयर, जो किसकी बनी होती है, ग्लाइकोकैलेक्स की। ये होगी ग्लाइकोकैलेक्स की, ठीक है, ये है हमारी सेल वॉल। और थर्ड होती है जिसे हम बात कर रहे हैं सेल मेम्ब्रेन की। तो ये एक कैसा स्ट्रक्चर है, तो प्रोकैरियोट सेल में जो भी प्रोटेक्शन की हम बात कर रहे हैं, तो सेल तीनों को मिलाकर ये एक वर्ड हम इसे कह सकते हैं क्या, सेल एनवेलप, ठीक है। तो जो सेल एनवेलप होता है वो किन किन चीजों से मिलकर बनता है, ग्लाइकोकैलेक्स से, सेल वॉल से और सेल मेम्ब्रेन से। और ये कितने लेयर्ड है, 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर के साथ साथ आपसे पूछा जाएगा क्या इसके अंदर न्यूक्लियोइड प्रेजेंट है, तो हाँ इसके अंदर न्यूक्लियोइड किस तरीके से प्रेजेंट होता है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर, वो भी नेक्ड, ठीक है। तो नेक्ड के साथ साथ अब हम बात कर रहे हैं क्या इसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, तो हाँ राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले इन सभी चीजों के बारे में बात की है। तो राइबोसोम्स कौन से टाइप के होते हैं, 70S टाइप के। और क्या प्रोकैरियोट सेल में प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोट सेल में और भी प्रेजेंट होते हैं कुछ इंक्लूजन बॉडी। ये क्या होते हैं, ये अभी मैं थोड़ी देर से बताऊंगा। इंक्लूजन बॉडीज के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब इंक्लूजन बॉडी के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, तो इंक्लूजन बॉडी के बाद अगर आपसे पूछा जाए कि ये सेल का डिवीजन कैसे करते हैं और सेल डिवीजन के साथ साथ ये अपने फूड वगैरह को स्टोर कैसे करेंगे, तो क्या इसके पास कुछ ऐसा स्टोरेज होता है जैसे कि हमारे एनिमल सेल में और हमारे सेल में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, क्या इसके पास भी होगा? तो यहाँ पर ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है। लेकिन हाँ इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इस तरीके से धंस जाती है जिसे हम मीजोजोम्स कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर मीजोजोम्स होंगे, यहाँ पर प्लाज्मिड्स भी प्रेजेंट होते हैं। प्लाज्मिड क्या है, ये एक एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए होता है। एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए अगर मैं बात करूं कि क्या होता है, तो एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए कुछ इस तरीके से, ये भी डबल स्टैंडर्ड एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए है। ये हमारे जब हम बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे तो ये हमारे बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। उसके अलावा इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, सेल वॉल से कनेक्टेड होते हैं जिसे हम कहते हैं फिम्ब्री, ठीक है। फिम्ब्री के बाद इसमें कुछ प्रेजेंट होंगे फ्लैजिला। फ्लैजिला ये मूवमेंट के काम में आते हैं। फिम्ब्री जो है हेयर लाइक प्रोजेक्ट्स हैं, और फ्लैजिला के साथ साथ इसमें एक पार्ट और प्रेजेंट होगा जिसे हम कहते हैं पिलाई। इतनी चीजें प्रेजेंट होती हैं, और इतनी चीजों के साथ साथ हमने एक पार्ट अभी हमने शायद लगता है कुछ छोड़ दिया क्या, नहीं, ठीक है। मीजोजोम्स, फिम्ब्री, फ्लैजिला, प्लाज्मिड्स, पिलाई, इंक्लूजन बॉडीज, है ना, और हाँ क्रोमैटोफोर भी यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, जो अंदर की पार्ट जो मीजोजोम्स के साथ ही जिसकी बात हम कर रहे हैं क्रोमैटोफोर, यानी कि ये वो बैक्टीरिया होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो ये जनरली बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है जो हम बायोडाइवर्सिटी में क्लासिफिकेशन में एक बार फिर से पढ़ेंगे। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जब हम मोनेरा पढ़ते हैं तो वो भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ये उसका बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है। तो ये बैक्टीरियल स्ट्रक्चर में हमें ये याद रखना है कि कौन क्या काम करता है। अगर मैं ग्लाइकोकैलेक्स की बात करूं, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, राइबोसोम्स, इंक्लूजन बॉडीज, पिलाई, ये सारी चीज़ें किस में प्रेजेंट होती हैं, हमारे प्रोकैरियोट सेल में। तो अब इसमें से
क्वेश्चंस क्या आते हैं, ये स्ट्रक्चर तो सभी से आता है। इस क्वेश्चंस ये होते हैं कि क्या इसमें प्रेजेंट हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो मैं बात करूं प्लाज्मिड की, तो ये हो भी सकता है और ये नहीं भी हो सकता है। अगर मैं बात करूं ग्लाइकोकैलेक्स की, ये हो भी सकता है और नहीं भी पाया जा सकता। पिलाई के बारे में बात करें तो पिलाई क्या होगा, हाँ होगा, लेकिन नहीं होगा कुछ पार्ट में, यानी कि कुछ इंक्लूजन बॉडी यहाँ तो होती ही है, राइबोसोम्स प्रेजेंट होगा ही, सेल वॉल प्रेजेंट होगी ही, है ना। तो इन सारी चीज़ों के बारे में अगर अब कुछ एक दो चीज़ें और बची हुई हैं, जैसे कि मैं बात करूं मीजोसोम्स की, तो हाँ हो सकता है कि मीजोसोम्स प्रेजेंट हो या फिर ना हो। फ्लैजिला भी ऐसे ही सेम पार्ट है। तो इन तीनों में हम ये कह सकते हैं, क्रोमैटोफोर भी जो फोटोसिंथेटिक करते हैं वो क्रोमैटोफोर प्रेजेंट होंगे या तो फिर नहीं होंगे। तो इन सभी के बारे में याद रखना है। तो क्वेश्चन क्या प्रेजेंट हो सकते हैं और नहीं हो सकते हैं, हमें ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और ये डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं स्ट्रक्चर के बेसिस पर। तो स्ट्रक्चर के बेसिस पर हमें यही ध्यान में रखना है कि क्या क्या है। अब पूछा जाएगा कि ग्लाइकोकैलेक्स जिनके बारे में हम बात कर रहे थे, तो ग्लाइकोकैलेक्स का कॉम्बिनेशन क्या होता है। तो ग्लाइकोकैलेक्स किस चीज से बना होता है, एक्चुअली में ग्लाइकोकैलेक्स की बात करें तो ये एक म्यूकस से बना होता है, एक लिसलिसेदार चिपचिपा सब्सटेंस होता है जो बनता है किससे, म्यूकस से। और म्यूकस क्या है, म्यूकस होने की वजह से इसे हम म्यूकोपॉलीसैकेराइड म्यूकोपॉलीसैकेराइड भी कहते हैं। किस चीज से बना होता है, म्यूकस से, ठीक है। और म्यूकस के साथ साथ अगर इसमें पूछा जाए कि म्यूकस की वजह से ही इसमें कुछ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं क्या, हाँ बिल्कुल देखने को मिल सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसके शेप और साइज में डिफरेंस तुम्हें देखने को मिलेगा। कुछ शेप कैसे दिखाई देते हैं, कैप्सूल के फॉर्म में, और कुछ कैसे दिखाई देंगे तुम्हें, स्लाइम लेयर के फॉर्म में, स्लाइम लेयर। तो जो स्लाइम लेयर और जो कैप्सूल होते हैं वो उसकी वजह से, ग्लाइकोकैलेक्स की वजह से, जो कैप्सूल जो होते हैं जिसमें जो कैप्सूल किस में दिखाई देंगे, जो कि रिजिड होते हैं। रिजिड मतलब सख्त, टफ है। तो जो टफेस्ट पार्ट है वो रिजिड में हम बात करेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, कैप्सूल। और जो स्लाइम लेयर होती है वो कैसे होते हैं, सॉफ्ट होंगे, है ना। और सॉफ्ट के साथ साथ तुम इसे एक नया वर्ड लिख सकते हो, स्मूथ, इसकी सीथ होगी, है ना, स्मूथ सीथ। तो स्मूथ सीथ ज्यादा बेटर वर्ड है वैसे। तो क्या समझ में आया आप लोगों को कि ग्लाइकोकैलेक्स के बारे में जब हम बात कर रहे हैं। अब हम किसके बारे में बात करें कि इसके फंक्शंस क्या क्या हो सकते हैं। ग्लाइकोकैलेक्स के बारे में अगर हम बात करें तो ग्लाइकोकैलेक्स की हेल्प से ही इसके, अगर मैं यहाँ पर फंक्शंस लिख दूं तो आपको ज़्यादा मुझे कन्वीनियंट लगेगा, क्योंकि एक ही स्लाइड में मुझे ज़्यादा चीज़ें समझाने की आदत है। तो मैं यहाँ पर ग्लाइकोकैलेक्स के बारे में बता देता हूँ, बाकी फिर हम नेक्स्ट स्लाइड में। तो अगर मैं बात करूँ तो ये ग्लाइकोकैलेक्स का काम क्या है, ये हमारे होस्ट इम्यून सिस्टम जो है हमारी बॉडी में, अगर ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर चला जाए तो ये हमें प्रोटेक्ट करेगा या नहीं, यानी कि हमारे इम्यून सिस्टम से प्रोटेक्शन के लिए अपने आप को बचाना चाहता है, तो इसीलिए हम इसे होस्ट इम्यून सिस्टम से अपने आप को प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। होस्ट इम्यून सिस्टम के साथ साथ एडहेशन जो होता है, एडहेशन की प्रोसेस भी इसी की वजह से ही होती है, ग्लाइकोकैलेक्स की। और किस चीज से प्रोटेक्ट करता है, ये प्रिवेंट करता है वाटर लॉस से, प्रिवेंट लॉस, H2O, ठीक है। तो H2O के साथ साथ क्या सिर्फ H2O नहीं, H2O के सिर्फ H2O नहीं, इसके साथ साथ कुछ न्यूट्रिएंट भी। तो मैं एक मिनट में ग्लाइकोकैलेक्स को दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूं कि ग्लाइकोकैलेक्स क्या होता है। ग्लाइकोकैलेक्स की बनी होती है सबसे आउटर लेयर जो बैक्टीरियल लेयर है। ग्लाइकोकैलेक्स में क्या होता है, ग्लाइकोकैलेक्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा शुगर से बनी हुई होती है। तो शुगर की वजह से और म्यूकस
लिसलिसे और चिपचिपेदार होती है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स में म्यूकस से बनी होने की वजह से म्यूकोपॉलीसैकेराइड। तो म्यूकोपॉलीसैकेराइड इसको हम जानते हैं। म्यूकोपॉलीसैकेराइड में अगर हम ग्लाइकोकैलिक्स की बात करें तो ये दो टाइप के होते हैं, या तो ये कैप्सूल फॉर्म में देखने को मिलेंगे या तो इनकी लेयर स्लाइम लेयर होती है। जो स्लाइम लेयर होती है एक्चुअली में वो एक स्मूथ शीट है, जबकि जो कैप्सूल फॉर्म में होंगे वो रिजिड होते हैं। और इसके अगर मैं फंक्शन की बात करूं तो होस्ट इम्यून सिस्टम को प्रोटेक्शन करने के लिए, एडिशन के लिए और वाटर लॉस के साथ साथ न्यूट्रिएंट को भी लॉस से बचाने के लिए, इन सारी चीजों में हम इसका फंक्शन देखते हैं। अब मैं बात करूंगा सेल वॉल की। ये रफ कर दे रहा हूं, मुझे आई होप कि आप लोग लिखते जा रहे होंगे, क्योंकि ये सारी चीजें आपको एक ही वर्ड, एक ही स्लाइड में लिखने को देखने को मिलेंगे, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल पार्ट तो नहीं पढ़ सकते हैं। तो थ्योरेटिकल पार्ट नहीं पढ़ सकते हैं तो कैसे आपको याद रखना है चीजों को? तो चीजों को याद करने के लिए हमेशा एक बात ध्यान में रखना कि एक फ्लो डायग्राम बनाए, एक कोई भी डायग्राम, उसके चारों तरफ उसका एक बड़े से पेज में, अगर जैसे मैं बात करूं कि डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए है, ठीक है, या फिर मैं सेल वॉल के बारे में बात करूं, सेल मेम्ब्रेन के बारे में बात करूं, तो जैसे इनके फंक्शंस हैं, इसमें ये किस चीज से बने हुए हैं, है ना, ये सेलुलोज से बने हैं या नहीं है, इसके अंदर क्या क्या इसका कॉम्बिनेशन है, ये सारी चीजें हम एक ही पेज में, ठीक है। तो एक ही जगह लिखने की वजह से क्या होगा कि जब भी हम जैसे प्रोकैरियोट्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो प्रोकैरियोट वन टाइम में क्लियर हो जाना चाहिए, तो उसे क्लियर करने के लिए इस बात का ध्यान रखना है कि हमें एक ही प्लेस पर लिखते जाना है। तो जैसे अब मैं बात कर रहा हूँ सेल वॉल की, तो सेल वॉल जब हम बात कर रहे हैं तो किसकी सेल वॉल? प्रोकैरियोट की। और अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि प्रोकैरियोट की सेल वॉल किससे बनी हुई होती है? पॉलीसैकेराइड की। तो पॉलीसैकेराइड की बनी होती है। पॉलीसैकेराइड क्या होता है? पॉली सैकेराइड, ठीक है। तो सैकेराइड मतलब हम बात कर रहे हैं यहां पर शुगर की, और पॉली मतलब होता है मैनी, तो मैनी शुगर्स की बनी हुई होती है। तो पॉलीसैकेराइड में कौन कौन सी शुगर होती हैं? शुगर होती हैं दो टाइप की, एक होता है NAM नाम, और दूसरा होता है नाग। अब ये एक स्पेसिफिक नेम नहीं है कोई, यानी कि नाम और नाग की वो वाला नाग नहीं है, ठीक है। तो नेम का मतलब होता है एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, ठीक है, इसी को हम म्यूरिन भी कहते हैं, म्यूरिन, या फिर MN एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। और अगर मैं नैग की बात करूं तो ये नाग एक्चुअली में है क्या? तो नाग है N एसिटाइल ग्लूकोजामाइन, ग्लूकोजामाइन, ठीक है। तो N से N, A से एसिटाइल ग्लूकोजामाइन। तो इन चीजों को याद रखना है कि एक्चुअली में ये दो टाइप की शुगर हैं और इसमें मल्टीपल शुगर के इसमें बॉन्ड्स जुड़े हुए होते हैं, और इन दोनों के साथ साथ एक पार्ट और है जिसे हम कहते हैं एमाइनो एसिड्स, ठीक है। तो नेम, नेग और एमाइनो एसिड्स, तो ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? 1, 2 एंड ये 3, ये तीनों मिलकर इसको हम एक नाम से जानते हैं जिसका नाम है पेप्टिडोग्लाइकेन, पेप्टिडोग्लाइकेन, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि ये पेप्टिडोग्लाइकेन, पेप्टिडोग्लाइकेन नाम क्यों बना? क्योंकि एमाइनो एसिड ये बनाते हैं हमारे पेप्टाइड बॉन्ड। तो पेप्टाइड बॉन्ड होने की वजह से इसका नाम ग्लाइकोकैलिक्स भी है हमारे पास और म्यूरामिक एसिड भी हैं। तो अगर मैं सेल वॉल के फॉर्मेशन की बात करूं तो सेल वॉल में क्या क्या हमें देखने को मिल रहा है? शुगर, शुगर, नाम और नाग, ठीक है। नाम मतलब म्यूरिन होता है N एसिटाइल म्यूरामिक एसिड और नाग होता है N एसिटाइल ग्लूकोजामाइन, ठीक है। और अगर मैं बात करूं कि पॉलीसैकेराइड होते हैं ये दोनों, या तो फिर ये इसकी बात करें या इसकी बात, ये दोनों पॉलीसैकेराइड होंगे।
और साथ में अमाइनो एसिड्स जो कि क्या बना रहे होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड, जिसकी इन तीनों को मिलाने की वजह से हमने इसका नाम क्या रखा, पेप्टिडोग्लाइकेन। और अगर आपसे पूछा जाए कि बैक्टीरिया की सेल वॉल किससे बनी हुई होती है, तो पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी हुई होती है। ठीक है, तो पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। तो इसमें तुम्हें क्या नहीं देखने को मिला, इसमें हमें सेल्यूलोज देखने को नहीं मिला। इसलिए हम प्रोकैरियोट को हम क्या कह सकते हैं कि ये कैसी होती है, नॉन सेल्यूलोजिक, सेल्यूलोजिक। ठीक है, ठीक है। तो इस बारे में अब हम यहाँ पर सेल वॉल, मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सेल वॉल के बाद हम थर्ड पार्ट में बढ़ेंगे, सेल मेम्ब्रेन के बारे में। तो देखो, सेल मेम्ब्रेन के बारे में बात कर रहे हैं, तो अगर हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में बात करें तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो इसका रिलेटेड स्ट्रक्चर की बारे में बात करें तो ये एक प्रकार की सेल, जो सेल मेम्ब्रेन होगी वो हमारे प्रोकैरियोट सेल में इन्वेजिनेशन होती है। इन्वेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इन्वेजिनेशन क्या है, ये अंदर की तरफ धंस जाना इसका। ठीक है, इसी हम इन्वेजिनेशन कहते हैं, क्योंकि आपके एनसीईआरटी की बुक में ये सब वर्ड लिखे हुए हैं, इन्वेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना। इसी को हम क्या कहेंगे, इन्वेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आप लोग बुक ओपन करके रखे हुए होंगे आई होप, तो इस वर्ड को अंडरलाइन कीजिएगा, क्योंकि इन्वेजिनेशन का क्या मतलब होता है, ये सेल मेम्ब्रेन को ही इन्वेजिनेट, क्योंकि अब इसमें क्या क्या चीजें फिल होती हैं, क्योंकि इसका हम रिलेटेड स्ट्रक्चर देखने वाले हैं। तो इसके स्ट्रक्चर में दो चीजें होती हैं। क्या दो चीजें होती हैं, एक बात करूंगा मैं, हम बात कर रहे हैं सेल मेम्ब्रेन की। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन में दो स्ट्रक्चर तुम्हें देखने को मिलेंगे। कौन कौन से दो स्ट्रक्चर हैं, अभी मेरी वॉइस आपको आ रही होगी, मैं सामने से हो सकता है ना दिखूं, है ना, क्योंकि मुझे लेफ्ट साइड में लिखना है। ठीक है, तो जब हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में बात कर रहे हैं तो सेल मेम्ब्रेन में दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स हमें देखने को मिलते हैं। ऑर्गेनिजम्स का मतलब है कि यहाँ पर मैं उसके स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ कि इन ऑर्गेनिजम्स में, किसमें, प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो प्रोकैरियोट सेल में एक होता है जिसे हम बात कर रहे थे मीजोजोम्स की। तो अब यहां पर तुम्हारा ये वाला पार्ट भी कवर होगा, है ना, मीजोजोम्स। तो मीजोजोम्स क्या होते हैं, मीजोजोम्स के अंदर पाए जाते हैं हमारे रेस्पिरेटरी एंजाइम। ठीक है, मीजोजोम्स के अंदर पाए जाते हैं रेस्पिरेटरी एंजाइम, जो कि इसमें हेल्प करते हैं हमारे रेस्पिरेशन में। ठीक है, और रेस्पिरेटरी एंजाइम मीजोजोम्स के साथ साथ और क्या पाया जाता है, एक पार्ट हमने बात की थी मीजोजोम्स के अंदर ही क्रोमैटोफोर की। ठीक है, तो यहां पर हम बात करेंगे क्रोमैटोफोर की। ठीक है, तो क्रोमैटोफोर क्या होते हैं, क्रोमैटोफोर होते हैं हमारे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, बोर तो नहीं लग रहा, तो अगर बोर लग रहा है तो एक्चुअली में ऐसा हम ना सोचें कि हमें ये सारी चीजें पढ़नी हैं, तो बोर होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास समय कम है और हमारा सिलेबस बहुत वास्ट है। इस सिलेबस की वजह से वास्ट है, तो हम बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट में टाइम वेस्ट ना करें तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, जितना भी मुझे लगेगा कि जितने अच्छे से मैं आप लोगों को चीज़ों को याद करा सकूं, इसीलिए मैं एक ही बोर्ड पर अलग अलग स्लाइड में ना जाकर हर चीज़ को अलग अलग एक्सप्लेन ना कर कर इसी एक ही बोर्ड में सारी चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि इससे हम क्या करेंगे, विजुलाइज कर पाएंगे चीज़ों को। तो विजुलाइज कर पा रहे होंगे कि क्रोमैटोफोर और मीजोजोम्स कैसा स्ट्रक्चर देखने को इसमें हमें मिलता है।
तो हम बात कर रहे हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की। तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्या करता है? फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब फोटोसिंथेसिस के बारे में बात करो तो फोटोसिंथेसिस क्यों होता है? तो किस में हो सकता है? ऐसे बैक्टीरिया जिसमें फोटोसिंथेसिस हो सकता है, तो उन्हें हम कौन से बैक्टीरिया कहते हैं? फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ठीक है, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं रेस्पायरेशन की, तो रेस्पायरेशन की हेल्प से, इसमें क्या हेल्प से, इसके क्या फंक्शन है मीजोजोम्स के? तो मीजोजोम्स के फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए, बार बार ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 5 स्टार मैंने मार्क किया है, इसके फंक्शंस आपसे पूछे जा सकते हैं। ये बात करते हैं, ये हेल्प करते हैं हमारे सॉरी, हाँ, डीएनए रेप्लिकेशन में, डीएनए रेप्लिकेशन के साथ साथ सेल वॉल के फॉर्मेशन में भी। सेल वॉल का फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, और साथ में एक और, जब डीएनए फॉर्मेशन हो रहा है, डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है, तो आपको नहीं लगता कि सेल डिवीजन भी होगा? तो सेल डिवीजन भी होगा, इसीलिए यहां पर मैं ये भी कह सकता हूं कि यहां पर बाइनरी फिजन भी हो सकता है। तो बाइनरी फिजन में भी हेल्प करते हैं क्या? हमारे मीजोजोम्स। तो ये मीजोजोम्स के हमारे फंक्शंस हो गए। मीजोजोम्स किन, सेल मेम्ब्रेन के बारे में बात कर रहे हैं हम, तो सेल मेम्ब्रेन का ही पार्ट है हमारा क्रोमेटोफोर एंड मीजोजोम्स। तो क्रोमेटोफोर एंड मीजोजोम्स की जब हम बात करें तो दो चीजें होती हैं, या तो मीजोजोम्स और उसके अंदर पाए जाते हैं क्रोमेटोफोर। क्रोमेटोफोर कहां पर पाए जाते हैं? जो कि एक प्रकार का क्या है? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, जो कि फोटोसिंथेसिस करता है। फोटोसिंथेसिस किस में करेगा? फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में। जबकि हम रेस्पिरेटरी एंजाइम्स जिसमें किस में प्रेजेंट होते हैं? मीजोजोम्स में, जो क्या हेल्प करते हैं? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के साथ साथ डीएनए रेप्लिकेशन में भी, सेल वॉल के फॉर्मेशन में भी, और बाइनरी फिजन में भी हेल्प करते हैं। तो इन सारी चीजों के बारे में अब हम डिस्कस कर चुके हैं। आगे बढ़े। अब हमने सेल मेम्ब्रेन को कवर किया है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस क्वेश्चन को पढ़ने की ट्रिक समझ में आनी चाहिए। तो हम जैसा ही चैप्टर एंड करेंगे, तो चैप्टर के एंड करने के बाद कुछ ऐसे एग्जांपल्स और कुछ ऐसे क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे, जो क्वेश्चन आपको बोर्ड पर लिखकर दिखाऊंगा कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हमने क्या कवर किया है? और ये वाला पार्ट, बस। अब हम बात कर रहे हैं कि राइबोसोम्स की। तो राइबोसोम्स की जब हम बात करेंगे तो ये किस टाइप का होता है? ये 70S टाइप का राइबोसोम्स होता है। 70S टाइप का ये राइबोसोम्स कैसे होता है? यानी कि अगर मैं ट्रांसलेशन की बात करूं, ट्रांसलेशन तो आप समझते हैं ना, ड्यूरिंग ट्रांसलेशन या फोटोसिंथेसिस के टाइम ये सारे कैसे राइबोसोम्स होते हैं? आर एसोसिएटेड विथ mRNA। mRNA मतलब mRNA के साथ ये कुछ इस तरीके से बाइंड अप होते हैं। ये 70S टाइप के राइबोसोम्स हैं, ये हैं राइबोसोम्स, और ये क्या है? mRNA। तो mRNA के साथ एसोसिएट होते हैं। तो अगर मैं बात करूं प्रोटीन सिंथेसिस की, तो प्रोटीन के सिंथेसिस के टाइम पर जो राइबोसोम्स होंगे, इसमें क्या हमें देखने को मिलता है? तो यहां पर मैं एक लाइन लिखता हूं, ये लाइन डायरेक्टली एनसीईआरटी से ही ली हुई है, मतलब मैनी राइबोसोम्स आर एसोसिएटेड विथ सिंगल mRNA। ये सिंगल लाइन दिख रही है ना, सिंगल mRNA, स्मॉल m, ठीक है, ये सिंगल mRNA है ना। और इसीलिए सिंगल RNA होने की वजह से भी ये किस में प्रेजेंट होते हैं? हमारे प्रोकैरियोट सेल में, और इसी को हम पॉलीजोम्स या फिर पॉलीजोसोम्स कहते हैं।
हाँ, या पॉलीजोम्स या पॉलीराइबोसोम्स भी कहते हैं। तो क्या क्या नाम रख सकते हो आप इसे? पॉलीजोम्स या फिर पॉलीराइबोसोम्स। तो इस बात से याद रखना है, पॉलीराइबोसोम्स, पॉली मतलब मैनी, यानी कि एक आरएनए में मल्टीपल राइबोसोम्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अब ये बात हो गई आरएनए की। और इसके अंदर प्रेजेंट क्या क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियोइड, जो कि कैसे होंगे? ये जो हमारा न्यूक्लियोइड बना हुआ है ये नेक्ड और डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है। अब बात करें फ्लैजिला की, तो फ्लैजिला किस चीज में हेल्प करता है? फ्लैजिला एक सिंगल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। ये देखो सिंगल ही मैंने बनाया ना, ये फ्लैजिला जो होते हैं हमारे मूवमेंट में हेल्प करते हैं, और ये मूवमेंट को हेल्प करते हैं। और ये किस प्रोटीन के बने होते हैं? तो ये बने होते हैं फ्लैजिलिन की। तो फ्लैजिलिन नाम का प्रोटीन होता है, क्योंकि नाम से ही हमें, क्योंकि बायोलॉजी में हमें एक चीज ये समझ में आएगी कि, एक सेकंड, बायोलॉजी में हमें एक ये हेल्प अच्छी होती है, क्योंकि जैसे ये फ्लैजिला लिखा हुआ है तो इसके अंदर प्रोटीन भी उसी के नेम से ही कुछ मिलता जुलता, तो ये याद करने में हमें अच्छे से हेल्प करेगा। इसीलिए इस बात का ध्यान, जो होता है फ्लैजिला किस प्रोटीन से बना होता है? फ्लैजिलन। और फ्लैजिला की 3 पार्ट होती हैं, तीन बेस से, यानी कि एक होगा हमारा बेसल बॉडी पार्ट, यानी कि अगर मैं ये फ्लैजिला का बात करूं तो इसे मैं कहूंगा बेसल बॉडी। बेसल बॉडी के बाद ये दूसरा स्ट्रक्चर होता है, दूसरा स्ट्रक्चर जिसे हम क्या कहेंगे? बॉडी के साथ ये मिडिल पार्ट है, और मिडिल पार्ट के बाद एक ये कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो ये एक क्या है? मेरा फिलामेंट है ना। तो फिलामेंट किस चीज में लगा हुआ होगा? उस बात को आप सोच के देखो क्या है। सबसे पहले कई बार हम जैसे कोई चीज बनाते हैं या कुछ जैसे आजकल बहुत ट्रेंड में है झंडा वगैरह लगाने के लिए, फ्लैग लगाने के लिए, तो फ्लैग में हम क्या करते हैं? फ्लैग में हम पहले उसे सबसे नीचे से कहीं ऐसे बेस बनाते हैं जिसकी वजह से वो हिले नहीं। ठीक है, एक हुक होता है जिसमें हम अपने फ्लैग को लगाते हैं, और ये एक सिंगल स्ट्रक्चर है। तो ये एक्चुअली में ये हमारा फिलामेंट है ना, जो उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ये एक सिंगल स्ट्रक्चर है, और इसे हम कहते हैं हुक। हुक में हमने इसे लगाया, तो ये तीनों एक स्ट्रक्चर को मिलाएं तो ये क्या बना रहा है? हमारा फ्लैजिला। ठीक है, अब क्या बचा? पिलाई। तो पिलाई की अगर हम बात करें तो पिलाई भी एक प्रोटीन की बनी होती है, जैसे कि अभी मैंने बताया कि फ्लैजिला फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना होता है, तो पिलाई किससे बनी होती है? पिलिन नाम की प्रोटीन से बनी होती है, पिलिन। तो ये भी एक प्रकार का प्रोटीन ही है। तो बहुत सारी चीजें जब हम बात कर रहे हैं, ये भी एक क्या है? प्रोटीन है। तो फ्लैजिला भी फ्लैजिलन प्रोटीन से और पिलाई भी प्लेनिन प्रोटीन से होता है। और ये पिलाई का क्या काम होता है? पिलाई का काम होता है ये हेल्प करता है हमारे कॉन्जुगेशन में। कॉन्जुगेशन क्या है? कॉन्जुगेशन एक सेक्सुअल ट्रांसमिशन का एक पार्ट है, यानी कि सेक्सुअलिटी में ये हेल्प करेगा। ठीक है, एक बार देख लीजिए इसमें और कुछ छूटा तो नहीं है? अच्छा हाँ, वैक्यूल छूट गया। ठीक है, रुको वैक्यूल भी बता देते हैं, क्योंकि कोई भी एक छोटा से छोटा पार्ट भी हमें छोड़ना नहीं है। तो यहां पर प्रेजेंट होते हैं वैक्यूल्स भी, लेकिन वैक्यूल्स जो होते हैं, अगर हम इन्हें बात करें वैक्यूल्स की, तो वैक्यूल्स कैसे रहेंगे? इन्हें हम कहेंगे ये क्या काम करते हैं एक्चुअली में, ये पहले ये ध्यान दो। तो ये काम करते हैं रिजर्व फूड मटेरियल। ठीक है, रिजर्व फूड मटेरियल। तो जब हम रिजर्व फूड मटेरियल के बारे में बात करें, इसमें एक टाइप के, और ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं है,
तो इस बात का ध्यान रखना है कि ये मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, ठीक है। और ये कुछ ऐसे वैक्यूल्स होते हैं जिन्हें हम गैस वैक्यूल्स भी कहते हैं। तो इसमें क्या प्रेजेंट होता है, गैस वैक्यूल। गैस वैक्यूल, गैस से समझ में आ रहा होगा कि ये कैसे होंगे, हल्के होते हैं। तो गैस वैक्यूल सिर्फ एक कोई वैक्यूल नहीं है, इसलिए यानी कि गैस एक प्रकार का झूठ, झूठ मतलब ये एक प्रकार के वैक्यूल तो नहीं है, इसीलिए ये इसे हम क्या कहते हैं, सूडो वैक्यूल, ठीक है, वैक्यूल्स। तो जो स्यूडो वैक्यूल्स हैं ये एक प्रकार के झूठे वैक्यूल्स हैं, और ये किस में पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी में। और बैक्टीरिया के बारे में बात कर रहे थे, तो बैक्टीरिया के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे सल्फर, है ना, कौन से सल्फर, पर्पल सल्फर, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है। तो पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में ये हमें देखने को मिलता है, और ब्लू ग्रीन एल्गी में। तो सूडोपोडिया होने की वजह, तो वैक्यूल होने की वजह से इसे हम गैस वैक्यूल कहते हैं, और यही गैस वैक्यूल, ये गैस की वजह से हमें ये क्या प्रोवाइड करती है। बायोन्सी का मतलब क्या होता है, बायोन्सी, बायोन्सी मतलब फ्लोटिंग। जैसे आप ब्लू ग्रीन एल्गी को देखते होंगे ना, पानी के ऊपर तैरती रहती है, तो वो क्या है, उसकी बायोन्सी है। बायोन्सी प्रोवाइड करते हैं कौन, हमारे गैस वैक्यूल। तो यहाँ पर आकर देख रहे हैं कि हमने सारी चीजें कवर कर ली हैं, फिम्बरी, फ्लैजिला, है ना, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, इसके अंदर क्या सर्कुलर डीएनए, और तीनों वॉल। तो अब हम यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ कि प्रोकैरियोट सेल यहां पर हमने एंड कर लिया है, ठीक है। इसमें एक पार्ट और आता है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, किसकी, ग्राम स्टेनिंग की। तो ग्राम स्टेनिंग प्रोसेस हम क्लासिफिकेशन में जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि क्लासिफिकेशन में हमें फिर से हमें यही देखना है कि ग्राम बैक्टीरिया और ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे यूकैरियोट सेल की। तो यूकैरियोट सेल के बारे में जब हम बात करेंगे, तो यूकैरियोट सेल एक्चुअली में इससे हम बहुत ज़्यादा फैमिलियर हैं, क्योंकि यूकैरियोट सेल कैसे होते हैं, डायटम्स होते हैं, सेल्यूलोज से बने होते हैं, प्रोटीन से बने होते हैं, इन्हें हम सिलिकोजस भी कह सकते हैं, है ना। डायटम्स में जब हम बात करते हैं, तो डायटम्स के बारे में जब हम बात करेंगे, हम एक्चुअली में बात करें किसकी, सेल वॉल की, क्योंकि हर एक पार्ट हमको अब सेपरेटली पढ़ना है। तो सेल वॉल के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, किसकी सेल वॉल, हमारे यूकैरियोट की सेल वॉल के बारे में। यूकैरियोट की सेल वॉल, तो सबसे पहले हम बात करेंगे डायटम्स की, ठीक है। तो डायटम्स के बारे में बात करते हैं, तो ये होता है, अगर मैं इसमें बात करूं तो ये बने होते हैं सेल्यूलोज के, इसके साथ साथ प्रोटीन्स भी इसमें, प्रोटीन्स के भी बने हुए होते हैं। प्रोटीन्स के साथ साथ हम बात कर रहे हैं यूकैरियोट में, जब सेल वॉल के बारे में बात कर रहे थे, तो हमने एक एग्जांपल लिया था डिफरेंस पढ़ते समय फंगस का। तो जो हमारे फंजाई होते हैं उसमें किस चीज़ की बनी हुई होती है हमारी सेल वॉल, उसमें सेल वॉल बनी होती है काइटिन की। तो क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में मल्टीपल टाइम्स पूछे जाते हैं कि फंगस में, प्लांट्स में, एल्गी में, डायटम्स में किन किन चीजों से ये मिलकर बने हुए होते हैं, क्या, सेल वॉल, है ना। तो काइटिन की सेल वॉल बनी हुई होती हैं, जिसे हम नाग भी कहते हैं, है ना। तो यहां पर नाग क्या है एक्चुअली में, एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन, ठीक है। और जब मैं बात करूं एल्गी की, तो एल्गी में किस चीज से बनी हुई होती है, एल्गी में बनी हुई होती हैं इसमें कैल्शियम कार्बोनेट की,
कैल्शियम कार्बोनेट के साथ साथ इसमें क्या और क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट के साथ सेल्यूलोज होता है, सेल्यूलोज। और क्या लगता है आपको? और हम क्या बना सकते हैं सेल्यूलोज के साथ साथ? इसमें होता है एक गैलेक्टोज। कुछ केमिस्ट्री के टर्म्स हैं जो आप ध्यान में रखने हैं स्पेशली, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जिस जब हम प्लांट के बारे में बात करेंगे, बायोमोलिक्यूल्स पढ़ेंगे, है ना, गैलेक्टोज के बारे में बात करेंगे, तो इसमें हम ये देख सकते हैं। तो एल्गी में सेल्यूलोज, गैलेक्टोज, कैल्शियम कार्बोनेट, इन सारी चीजों से मिलकर बने हुए होते हैं। और अगर मैं लास्ट में बात करूं प्लांट की, जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्लांट के बारे में, तो प्लांट की सेल वॉल किस चीज से बनी हुई होती है? आज तक हमने एक ही बारे में बात की है, जो क्या होता है, हाँ तो सॉरी प्लांट की जब हम बारे में बात कर रहे हैं, तो प्लांट की जब हम बारे में बात कर रहे हैं तो सेल वॉल इसमें बनी हुई होती है सेल्यूलोज की। सेल्यूलोजिक के साथ साथ ये और कैसी हो सकती है? हेमी सेल्यूलोज कहते हैं इसे, ठीक है, हेमी सेल्यूलोज। और दूसरी होती है, ये होती है सेल्यूलोजिक, यानी सेल्यूलोज की भी बनी हुई होती है। और किस चीज की बनी हुई होती है? पैक्टिन की भी बनी हुई होती है। पैक्टिन के साथ साथ क्या प्रोटीन नहीं होगा? हाँ, प्रोटीन भी होगा, ठीक है। जो में प्लांट्स में हमें सेल देखने को मिलती है, ये एल्गी में है, और ये फंगस में, और ये डायटम्स में। अब हम यूकैरियोट्स के बारे में जब इतनी चर्चा कर चुके हैं, तो सेल वॉल के बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे सेल वॉल के बाद हमारे सेल मेम्ब्रेन का। तो सेल मेम्ब्रेन में सबसे ज़्यादा हमें जिसके बारे में मैंने स्टार मार्क इसमें किया है प्लांट के बारे में, तो प्लांट सेल को हम थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ना चाहेंगे। डिटेल में कुछ इस तरीके से कि प्लांट सेल में अगर मैं बात करूं तो इसकी जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल इसके चारों तरफ, यानी कि जब डिवीजन होगा कुछ इस तरीके से, ये मैं बनाऊं, मान लो ये सेल वॉल है, ठीक है, और जब इसमें डिवीजन होगा तो डिवीजन इसकी मेम्ब्रेन में होगा, पहले फर्स्ट स्ट्रक्चर, तो ये सेल मेम्ब्रेन। तो इसमें मैं कहाँ किसकी बात कर रहा हूं? सेल डिवीजन की। तो सेल डिवीजन में क्या होगा? सेल डिवीजन में सबसे पहले होता है जो आप लोगों ने बचपन से पढ़ते आए हैं हम, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस के बाद जो सेल वॉल होती है प्लांट्स में, उसके अंदर एक मिडिल में क्या पाया जाता है? मिडिल में पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं? सेल लैमिला, या फिर मैं कहूंगा मिडिल लैमिला, ठीक है, सेल लैमिला या फिर मिडिल लैमिला। मिडिल लैमिला ये एक प्रकार का रिजिड स्ट्रक्चर है। जब ये सेल डिवीजन होगा किसमें? प्लांट में, तो प्लांट के सेल डिवीजन में मिडिल लैमिला फॉर्म करती हैं अदर सेल्स को, यानी कि ये हो गई हमारी मिडिल लैमिला। मिडिल लैमिला के ऊपर एक एक से स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट होते हैं। कैसा स्ट्रक्चर? मैं अगर एक दूसरे कलर से बनाऊं तो ज्यादा बेटर समझ में आए शायद, सॉरी, हाँ देखो, सबसे पहले बनेगी एक प्राइमरी वॉल। तो प्राइमरी वॉल जिसे हम क्या कह रहे हैं? प्राइमरी सेल वॉल कहते हैं ना, तो इसे हम कहेंगे प्राइमरी, एक मिनट और लग जाएगा, ठीक है, प्राइमरी वॉल। तो ये भी क्या होगी हमारी प्राइमरी वॉल। इसके ऊपर बनाएंगे हम सेकेंडरी वॉल। ये क्या है हमारी सेकेंडरी वॉल। और सेकेंडरी वॉल के ऊपर हमें तो अच्छे से भी पता है कि हम क्या बनाते हैं? एक और मेम्ब्रेन। तो प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल और फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसके ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है।
तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो कितनी वॉल हुई, 3 अलग अलग लेयर हम देखने को मिल रहे हैं। तो क्या ये मिडिल लैमेला हमेशा अपीयर रहेगा या डिसअपीयर हो जाएगा? तो मिडिल लैमेला के बारे में जब हम बात करते हैं तो मिडिल लैमेला डिसअपीयर नहीं होता है, कई केसेस में हो जाता है, लेकिन ये जब तक फ्रूट पक नहीं जाता है। जब हम फ्रूट के बारे में बात करते हैं ना जो डिवीजन में, तो जो पहले फ्रूट जब फ्रेश होते हैं तो कैसे लगते हैं हमें, फ्रूट जब थोड़ा सा कड़क होते हैं, है ना, रेजेड होंगे और फ्रेश होंगे। लेकिन जैसे जैसे कुछ दिनों को, जैसे हम टोमेटो के बारे में बात करें, तो अगर हम टोमेटो में देखें तो उसका कुछ दिनों के बाद वो पक जाता है, पिलपिला हो जाता है। तो उस स्टेज में इसका मतलब है कि उसकी जो मिडिल लैमिला है वो डीजनरेट हो चुकी है, जिसकी वजह से वो उसका जो रिजिडनेस है वो खत्म हो गया। इसीलिए ये है हमारा प्लांट सेल के बारे में, प्लांट सेल का सेल डिवीजन, उसके बारे में हम बात कर चुके हैं। अब हम प्लांट सेल मेम्ब्रेन के बारे में बात करेंगे और उसके बाद हमारा कुछ और भी पार्ट हैं जो हमारे यूकैरियोट सेल के अंदर होंगे और फिर हम मूव करेंगे सेल डिवीजन में। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही, थैंक यू।